Good afternoon, all. Vitaly, am I audible? Vitaly, am I audible? Can I hear you? You can hear me? Yes, Vitaly, I can hear you. Yes. Okay. Yeah. Okay. तो आई थिंक 10 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं हम 5 o'clock स्टार्ट कर लेते हैं Okay. ओके
Vikram sir, shall we start? Yes, we can start. Okay. Good evening all. My name is C. Ashish Gupta on behalf of the Chartered Accountants Forum under the presidentship of C. Manoj Kumar Patawari जी. कुछ अवॉइडेबल रीजंस की वजह से आज लोग नहीं आ पाए. Okay. Without wasting much time of all of our participants, I would like to introduce our speaker, C. Vikas Gandhi. Am I audible properly? Yeah, sorry. CA Vikas Jainji, he is qualified in the year 2013 and he is also certified in International Financial Reporting Standards. He has provided seminars in India's Best Architecture Institute, School of Planning and Architecture. He has also provided seminars in Provestment Services Limited, a listed company in BSE Stock Exchange. He has taken seminars in ICAI. He has wrote booklet on Excel statistics, Excel basic to advanced, and so on. He is also certified from Microsoft in MOS 2013. Currently, he is proprietor in his firm Vikas Jain and Associates. And today, Vikalji will share his precious knowledge regarding Excel and use of Excel in our profession, mainly with GST. So now I request CA Vikalji to please share their knowledge. Over to you, Vikal sir. धन्यवाद आशीष जी, आपने मुझे ऑनर दिया आज के लिए. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. आपको स्क्रीन दिख रही है सर? यस, हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है. सर बेसिकली आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं 2A एंड ऑटोमेशन ऑफ टैली विद एक्सेल, सो दैट हम अपनी बैलेंस शीट बना सकें टैली से. उसके लिए हमें कुछ बेसिक फंक्शन को समझना पड़ता है. आप जब ध्यान देंगे तो ये छोटे छोटे फंक्शन हैं जो मतलब अधिकतर लोग जानते भी हैं, बट अगर हम इन्हें ग्रुप में ले आएँ तो हम इनसे क्या क्या नहीं कर सकते वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ. तो अगर आपने देखा हो, एक पहला मैं बेसिकली आपको 5-6 फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा. देन वी विल मूव टुवर्ड 2A. देन वी विल डिस्कस अबाउट 2A. then we will discuss the challenges of 2A. Then we will discuss the tally automation. So
पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फंक्शंस। सो पहला फंक्शन है सर लेन फंक्शन। सो लेन फंक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो लेन फंक्शन जो प्रोवाइड करता है, लेन फंक्शन हमेशा आपको करेक्टर सेल में जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी लेंथ प्रोवाइड करता है। मींस नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं एक सेल के अंदर, ये आपको लेन फंक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग लेन फंक्शन हियर, एज यू कैन सी, ये शीट बेसिकली विजुअल बेसिक से बनी हुई है, तो थोड़ा सा इसमें ऑटोमेशन लगी हुई है। आप देखेंगे तो मेरे नाम में बेसिकली 10 करेक्टर हैं, ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ बेसिक फंक्शन, बिकॉज मैं इन फंक्शंस का 2A और टैली ऑटोमेशन में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आपको ये पता लगेगा कि ये फंक्शन है छोटे छोटे, बट ये कितने काम के फंक्शन है ये आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस सेल के अंदर 11 करेक्टर्स हैं, इसमें 11 करेक्टर्स हैं, इसमें 7 हैं। 7 क्यों हैं आप देखेंगे, इसमें 2 स्पेस आगे हैं और पीछे 1 स्पेस है। तो आप काउंट करेंगे इंक्लूडिंग परसेंटेज, सो देयर वुड बी 7 करेक्टर। इन नंबर देयर वुड बी 10 करेक्टर। सो ये आपको कहाँ हेल्प कर सकता है, ये आपको जीएसटी की चेकिंग में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जीएसटी हमारा 15 डिजिट का होता है, पैन नंबर 10 डिजिट के होते हैं। तो ये आपको लेन फंक्शन वहाँ पे चेकिंग में काम आ सकता है कि आपकी परचेज फाइल में जो जीएसटी नंबर आपने पुट किया है वो सही पुट किया है या कुछ गलती की है। अगर हम बात करें अपने दूसरे बेसिक फंक्शन की, तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है सर वो है लेफ्ट फंक्शन। सर लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, ये लेफ्ट फंक्शन हमारा जो करता है ये एक्सट्रैक्शन करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर हम इसमें से मैं अपने फर्स्ट नाम की एक्सट्रैक्शन करना चाहूँ तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्शन करेगा। आप लेफ्ट फंक्शन को समझने के लिए सर हमें 2 आर्ग्यूमेंट को समझना पड़ता है। पहला होता है सर टेक्स्ट और सेकंड होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो अगर हम बात करें टेक्स्ट की, so text means what do you want to break, I want to break this, and the second is number of character, how many number of character do you want to break from the left side. So if I am talking about my first name, so there is 5 character in my name. So if you want to break my first name, so you need to put 5 here, as you can see. So here is my name. If I am drag and drop it, so आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर जब मैंने ब्रेक किए तो मेरा नाम आ गया, यहाँ पे राहुल आ गया, यहाँ पे अक्ष का वाई नहीं आया क्योंकि हमने ओनली 5 कैरेक्टर लिए हैं। एंड सिमिलरली वी हैव यूज लेफ्ट फंक्शन ऑन ऑल सेल्स। तो देयर इज वन लिमिटेशन इन लेफ्ट सेल, ये आपका डायनामिक है, यहाँ पे आपको 6 नंबर डालना पड़ेगा तब आपका अक्षय पूरा आएगा। तो हम इसको डील करते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्शन में, बट हमारे लिए ये चीज़ रेलेवेंट नहीं होती क्योंकि जीएसटी हमेशा 15 डिजिट के होते हैं या पैन नंबर हमेशा 10 डिजिट के होते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। अगर हम बात करें राइट फंक्शन की, तो राइट फंक्शन में बिल्कुल सिमिलर है सर लेफ्ट फंक्शन की तरह, बट इसमें होता क्या है, इसमें आप देखेंगे टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों सेम चीज़ें हैं, बट ये जो आपकी एक्सट्रैक्शन है सर, ये आपकी एक्सट्रैक्शन राइट साइड से करता है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड। तो आप क्या करेंगे, जब मैं इसमें से अगर अपना सेकंड नेम ब्रेक करना चाहूँ, सो यहाँ क्या होगा, 4 कैरेक्टर मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि सेकंड नेम में आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो देयर इज 4 कैरेक्टर इन माय सेकंड नेम। Why I'm doing these kind of activities, because these kind of activities are most relevant in my extraction type, and 2A में ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली जब हम 2A करेंगे। मैं एक छोटी सी 2A की रिकंसिलेशन आपको करके दिखाऊंगा, और ये आप देख सकते हैं सर कि मैंने अपना सेकेंड नेम ब्रेक कर लिया है, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर। ओनली 4 कैरेक्टर्स, जैन एंड बॉस एंड नंबर। तो ये नंबर के साथ भी काम कर रहा है और टेक्स्ट के साथ भी काम कर रहा है। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मिडल, सो मिडल के लिए हमें सिंपल सी चीजें हैं, यूज करना पड़ेगा मिड फंक्शन। यहाँ पे आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स है सर, यहाँ पे 2 की बजाय 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट
start number and number of characters. The new one is start number. Start number you can replace with starting position. From where do you want to exactly start? So text is this. Starting number. If अगर आपको ये ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्रेक करना है KAL, so starting position would be 3, 1, 2 and 3. So अगर मुझे बेसिकली ब्रेक करना है KAL, so starting position होगी 1, 2 and 3. So starting position 3 and number of characters. How many number of characters do you want to break from your cell? So 3 characters I want to take out. So 3, 3. सी एक्सेल हमेशा सिमेट्री दिखाता है, तो जैसे जैसे कॉमा बताता जाएगा हम वैसे वैसे कॉमा डालते जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारा एक्सट्रैक्शन हो चुका है, ये हमारा एक्टिविटी हो चुकी है। बट अगर आप मुझे जीएसटी नंबर से बोले, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एंटिटी का जीएसटी नंबर ले लेता हूँ 07AEMPX12341ZO। अगर मुझे यहाँ से पेन नंबर निकालना हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या गलत है। लेन 13, आई हैव डन सम मिस्टेक। मैंने एक जीएसटी नंबर ले लिया है, अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प करें तो मैं इसमें से पेन नंबर भी निकाल पाऊंगा। पेन नंबर हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पेन इंडिया भी रिको करना है सर। कोई एक अनम्यूट करके, या आशीष जी आप मेरी हेल्प कर पाएं तो इसमें से पेन नंबर हम ब्रेक कर पाएंगे। आशीष जी। हाँ जी सर पेन नंबर ब्रेक निकलवा दो सर। क्या निकलवा दो सर? पेन नंबर निकलवा दूं? पेन नंबर निकलवा दो सर। हाँ ठीक है सर, ऊपर वाला टेक्स्ट है, फिर 3,3 and 12. Why 12 sir? How many number of characters do you want to break? 10. 10. So there would be 10. Right. तो आप चेक कर सकते हैं कि हम जीएसटी नंबर से पेन निकाल सकते हैं। जब हम पेन इंडिया पे रिको कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा पेन नंबर। थैंक यू सर। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं सम इफ फंक्शन की। एक्सेल में जब हम बात कर रहे हैं सम इफ्स, तो 2007 के बाद, करंटली आप जो स्क्रीन पे एक्सेल देख रहे हैं वो है 365। तो 2007 के बाद हमारे पास एक्सेल के अंदर 2 सम इफ्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं सम इफ और सम इफ्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप बात करेंगे सम इफ की एंड सम इफ्स की, इसमें आप सिर्फ एक ही क्राइटेरिया ले सकते हैं और इसमें आप अनलिमिटेड क्राइटेरिया ले सकते हैं। 2007 तक आपके पास ओनली एक ही क्राइटेरिया लेने की लिमिट थी, बट 2007 के बाद एक्सेल के में अब मल्टीपल क्राइटेरिया आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ उन बंदों का टोटल जो कि फाइनेंस के हैं और जिनका नाम ए है। तो अगर मैं सम इफ की बात करूँ, सम इफ एक्सेल आपकी परमानेंट हेल्प करता है। पहला कहता है सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है आप सम किसको करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जब भी सम इफ को यूज कर रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आपकी रेंजेस हैं उनकी सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 10 सेल ले रहे हैं तो आपको यहाँ सब सेलों में भी 10 सेल लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 31 से 39 लिया है, तो मुझे यहाँ पे रेंज 31 से 39 ही लेनी पड़ेगी। अगर मुझे फाइनेंस और ए क्राइटेरिया का टोटल करना है तो मुझे 2 क्राइटेरिया डालने पड़ेंगे। बेसिकली आई हैव 2 क्राइटेरिया, फर्स्ट इज फाइनेंस एंड सेकंड इज ए। So sum range is this, comma. Now it is asking for criteria range 1. So what is your criteria range 1? This is this one. Now अब जब भी आप एक्सेल के किसी भी फॉर्मूले में कोई नंबर एंटर करते हैं, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज काफियों को नहीं पता होती। जब भी हम किसी भी एक्सेल में एक नंबर एंटर करते हैं तो आप नंबर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, बट जब भी आप कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं, टेक्स्ट मीन्स जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस इट्स टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमेशा आपको डबल कोट्स में एंटर करना पड़ता है।
अदरवाइज एक्सेल वुड नॉट इवेल्युएट इट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंस की, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फाइनेंस को डबल कोट में डाला है। नाउ कॉमा इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया रेंज 2। तो व्हाट इज माय क्राइटेरिया रेंज 2? क्राइटेरिया रेंज 2 इज दिस वन। आप देख सकते हैं मैंने हर जगह 31 से 39 ही लिया है। कॉमा नाउ क्राइटेरिया रेंज 2 में इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया 2। तो अगेन ए इज अ टेक्स्ट, तो दिस वन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए को भी डबल कोट में डाला है। अगर कोई नंबर होता, मैं किसी नंबर के बेस पे टोटल कर रहा होता, तो मुझे उस नंबर को कभी भी डबल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब भी मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की, तो हर सेल में या तो आप किसी सेल से लिंक कर दें या आप सिंपली उसमें डबल कोट्स में डाल दीजिए, तो आपका सम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस में एक ही है और अकेला ये रहा। इसका टोटल आपका चेक कर सकते हैं आप, सही आ रहा है टोटल। अगर हम बात करें सेल को लिंकिंग करने की, तो आप सेल को लिंक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ए, अब मैं यहाँ पे सम दोबारा लगा सकता हूँ, सम एक्स। तो सम रेंज मेरी अगेन सेम होगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 इज दिस, कॉमा criteria is this. Now this time I am not entering my criteria in formula, instead I am linking the cell, comma criteria range 2, comma and this one. अब इसमें होगा क्या, दोनों वाले हमारे दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस आएगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आप देखेंगे आंसर दोनों में सेम आ रहा है, बट इसमें हमारे पास एक चीज डायनामिक है। जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ बी, तो आप चेक कर सकते हैं देयर इज नो बी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। So this second formula is purely dynamic, and first one is depend on this criteria. तो जब भी आप टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा या तो आप सेल लिंक कर सकते हैं या आप किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, बट आपको हमेशा डबल कोट्स एंटर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कॉनकैटिनेट, हमारा सिंपल सा लास्ट फंक्शन है कॉनकैटिनेट। इसके बाद हम 2a पे अप्रोच कर जाएंगे, बिकॉज हमें 2a के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो कॉनकैटिनेट में हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। कॉनकैटिनेट करने के आजकल एक्सेल में 3-4 तरीके आ चुके हैं। मैं आपको पहले पुराने तरीकों से परिचित करा देता हूँ। कॉनकैटिनेट, तो आप चेक कर सकते हैं कॉनकैटिनेट के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। तो इट इज इनफाइनाइट फंक्शन। कॉनकैटिनेट क्या करता है, दो सेल को जोड़ता है। जब भी हम बात कर रहे हैं दो सेल को जोड़ने की बात, तो कैसे जोड़ेंगे, दिस कॉमा दिस। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब हम इन दोनों सेल को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा ऐसे। बट हमें बेसिकली चाहिए क्या, अगर हम यहाँ पे स्पेस चाहते हैं तो हमें यहाँ पे स्पेस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो आशीष जी कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? इसमें हमने इस तरह की चीज करते भी है हम, जो आपकी हमने दो सेल्स यूज किए हैं, 43 B43, उसके बीच में एक और डाल देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस ले लेते तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। हैं। आप क्या करें, सेकंड में इंस्टेड ऑफ पुटिंग जैन आप स्पेस डाल दें। अब मैं, मुझे क्वेश्चन मेरा आशीष जी से ये है सिंपल सा, कि अगर मैं स्पेस डायरेक्टली डाल दूं तो क्या मेरा फॉर्मूला काम कर जाएगा? सर स्पेस इज योर टेक्स्ट, space is text, so it is not going to work, as you can see. Double quotes and double quotes, and now see the answer. सिंपल, हमारे पास दूसरा अल्टरनेट भी है,
आप सिंपल अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप क्या करते हैं 5 + 6 इस तरह से करते हैं, बट हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में हमें करना होता है 5 and 6। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। सो फर्स्ट नेम इज इक्वल दिस and this, so this is concatenate। अगेन अगर हमें स्पेस चाहिए तो एंड के साथ हम स्पेस जोड़ देंगे, देन दोबारा एंड। तो आप चेक कर सकते हैं सर कॉन्कैटिनेट। आजकल हमारे पास ऑफिस 365 में एक नया फंक्शन आ गया है टेक्स्ट ज्वाइन। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इस पे आप यूट्यूब कर सकते हैं। इसको मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्पेस से जोड़ना है तो ये रहा स्पेस, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल, ट्रू, कॉमा, टेक्स्ट 1 इज दिस, कॉमा, टेक्स्ट 2 इज दिस। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सब हमारे सर फंक्शंस 2A के लिए रेलेवेंट है। अभी हम एक दो फंक्शन के बारे में और बात करने वाले हैं, बट मुझे लगता है थोड़ी सी क्लास हम फंक्शन के ना लेके हम 2A पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैं चेंज करता हूँ थोड़ी स्क्रीन। हाँ जी, जब हम बात करते हैं 2A की तो आप देखेंगे जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, तो आप चेक करेंगे कि 2A की सारी फाइलें इस तरह से निकलती हैं। तो मैंने 12 महीने की फाइल निकाल ली है, बट मैंने क्या किया है कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज के लिए मैंने सारा डेटा थोड़ा सा अल्टर किया है, जीएसटी नंबर भी चेंज कर दिया है और नाम भी सारे हटा दिए हैं ताकि हमारी क्लाइंट की आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक फाइल, आपकी 2A की फाइल जीएसटी पोर्टल से इस तरह से निकलती है। तो मैंने एक छोटी सी फाइल ली है ताकि आप चेक कर पाएं। सर इसी तरीके से निकलती है सर। अब होता क्या है जब मैं किसी भी बड़ी एंटिटी का 2A कर रहा होता हूँ, सबसे पहली दिक्कत मेरे को जो फेस होती है, ये अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तब मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले मुझे 2A को कंसोल करना पड़ता है ताकि मैं परचेज को वेरीफाई कर लूँ। तो मुझे करना क्या पड़ता है, ईयर एंड पे अगर मैं 2A कर रहा हूँ तो मुझे सारी परचेज को कंसोल करना पड़ेगा। मैं चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल की शीट खोली है, तो अप्रैल की शीट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक नई शीट बनाऊंगा। तो इस तरह से डेटा लूंगा। अगर आप एक्सेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से मैनुअल एक्सरसाइज करेंगे। एंड सिमिलरली इसी के नीचे आप मई डालेंगे। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हाँ, माई मिस्टेक। सर इस तरह से 2A होती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। अगर मैं अप्रैल की शीट खोलूँ तो आपकी अप्रैल की 2A इस तरह से निकलती है। इसमें बहुत सारी एंटिटीज होती हैं और आपके मल्टीपल फाइल्स होती हैं, बट मैंने क्लाइंट का डेटा आगे फ्रंट एंड से हटा दिया है। तो एक शीट और होती है जिसमें क्लाइंट की डिटेल होती है, जीएसटी नंबर और नाम होता है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जीएसटी नंबर चेंज कर दिए हैं, तो आपको ये पोर्टल पे मैच नहीं होंगे कोई सा भी जीएसटी नंबर। अगर मैं बेसिकली एक्सेल नहीं जानता तो मैं क्या करूँगा, 2A को कंपाइल करने के लिए मैं इसको डेटा को कॉपी करूँगा, नई शीट पे आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। सिमिलरली इसी के नीचे मैं मई ऐड करूँगा।
मैंने CDNA में कॉपी कर दिया है गलती से। अगर बेसिकली मैं एक्सेल नहीं जानता हूं तो मैं इस तरह की एक्टिविटी करने वाला हूं। अब आप चेक कर सकते हैं कि दिस एक्टिविटी इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। नाउ आप चेक कर सकते हैं ये एक्टिविटी आपकी टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे 12 टूए हुई तो हो सकता है मैं आधे घंटे में कर लूँ, बट अगर मल्टी स्टेट्स हुई और एक एंटिटी हुई जिसकी 22 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है जब मैं पैन इंडिया पे रिको करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए हमने एक फाइल बनाई है, ये वाली। ये बेसिकली मैंने खुद ड्राफ्ट करी है। इसमें हम करते क्या है, इस एक्सेल को इसमें टूए करते कैसे हैं मैं आपको एक स्टेट की करके दिखाऊंगा, देन वी विल मूव टुवर्ड पैन इंडिया पे। हम इसमें GST के टूए का सारा डाटा डालते हैं, नॉट मैनुअली, कि अब खुद ही एक्सेल आपका लेके दिखाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे परचेज डालते हैं, जो भी 3B की आपकी परचेजेज हैं या जो भी आपने इनपुट लिया है सारी, देन हम टूए को कंपेयर करते हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं, टूए डालते हैं। तो इसमें टूए डालने के लिए आपको थोड़ा सा VBA पे आना पड़ेगा। हमने VBA को लिंक कर दिया है ऐसे, अगर आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको उस फोल्डर का लिंक डालना है जहाँ पे आपकी सारी टूए रखी है। ये मैं आपको फाइल सेशन के बाद दे दूंगा। तो आपको करना क्या होगा, सपोज मेरी फाइलें यहाँ पे सारी रखी हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको ये वाला जो हैश है ये नहीं हटाना है, बाकी आपको पूरा यहाँ पे कॉपी कर देना है। और आपको अगर B2B शीट कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे B2B लिखेंगे, अगर आपको CDNA कॉपी करना है तो आप CDNA लिखेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं। अगर आपको इसको रन करना है तो रन करने के लिए यहाँ से भी कमांड है, या फिर आप Alt F8 से भी रन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं से रन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे व्हाट इट इज डूइंग। अब अगर यहाँ पे 100 टू वे हुई तो ये 100 को भी कंपाइल कर देगा, और अगर 15 टू वे हुई 15 को भी कंपाइल कर देगा। इसको बंद कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी टू वे यहाँ पे आ चुकी है, सारे मंथ की टू वे आ चुकी है। अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। हमारे हेडर डबल आ गए हैं, हम हेडर को हटा लेते हैं। अगर आप यहाँ से ब्लैंक रोज हटाना चाहें ब्लैंक रोज हटा सकते हैं। मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, फिल्टर लगा के ब्लैंक रोज हटा लेता हूँ। अब यहाँ से एक दिक्कत हमारे साथ और है, यहाँ पे सबका टोटल भी आ रहा है। तो टोटल हटाने के लिए आपको सिंपल दोबारा फिल्टर लगाएंगे आप। अगर आप डेटा को सही से रीड कर पा रहे हैं तो जो भी सेल में टोटल है उसमें इनवॉइस नंबर के आगे टोटल वर्ड जरूर लिखा है। तो आप टोटल वर्ड यहाँ से चूज कर सकते हैं और फिल्टर लगा के आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपकी आप देखेंगे कंसोल टू वे रेडी है। अब अगर आप मल्टी स्टेट की बात कर रहे हैं, आप इस फोल्डर में 1000 टू वे भी डाल लो मल्टी स्टेट्स की, तो आपकी ये कंपाइल कर देगा 10 मिनट में। अब हमारे पास बेसिकली टू ए भी है और परचेज भी है। अब हम टू ए और परचेज को रिकंसाइल करें कैसे? या तो हमारे पास एक टेक्निक है, या तो हम वी लुकअप लगा के इनवॉइस नंबर चेक कर लें या GST नंबर चेक कर लें। बट हम डेटा की एक्सट्रैक्शन पे अगर थोड़ी हम बात करें तो हम GST नंबर वाइज चेक करके देखते हैं। एक बार GST नंबर वाइज चेक करके देखते हैं।
तो मैंने क्या किया है, सारे जीएसटी नंबर को कॉपी कर लिया है और एक नई शीट पे पेस्ट कर दिया है। मैं आपको बेसिकली छोटी एंटिटी की 2A करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसी मेथड से मल्टी स्टेट भी रिकंसाइल किया है और इसी मेथड से मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी एंटिटी भी सॉल्व करी। अभी हम थोड़ी देर बाद मल्टी स्टेट का भी एग्जाम्पल लेंगे। इसमें आप चेक करेंगे तो मैंने सिंगल स्टेट ली है अभी। और 2A की बात करें तो 2A की भी मैंने जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और उसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया है। सी आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर नाउ। अब हमें करना क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें जीएसटी नंबर पे, अगर हम बात करें या तो आप पाइवट टेबल लगा लें, इसकी आप पाइवट टेबल लगा लें और डेटा बना लें, और इसकी पाइवट टेबल लगा के आप डेटा बना लें, देन आप वीलुकअप मार लें। एक तरीका तो वो है, या तो हम दूसरा तरीका यूज कर लें। अगर हम समीफ की बात करें, समीफ से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जीएसटी नंबर को सिलेक्ट करके डेटा करना है रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे डेटा के अंदर ये रहा रिमूव डुप्लीकेट। अब जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो जो भी यूनिक जीएसटी नंबर होंगे, चाहे वो गलत होगा चाहे सही होगा, आपके सिस्टम में चाहे गलत है चाहे जीएसटी 2A में सही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे हमारा एडवांटेज क्या हुआ, अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई जीएसटी नंबर्स की, यानी कि अब हमारे पास, अब हम चेक कर सकते हैं देयर आर ओनली 23 पार्टीज जिसके लिए हमें 2A करनी है, चाहे वो 2A में है चाहे वो आपकी 3B में है या कहीं भी है। अगर हम इसको कॉपी कर लें और वर्सेस फाइल में पेस्ट कर दें, अब आप वर्सेस फाइल चेक करेंगे तो वर्सेस फाइल में मैंने कुछ नहीं किया है। जो मैंने आपको 2 मिनट पहले समिप बताया था ना, वो मैंने आपका समिप यहाँ पे यूज किया है। समिप सम रेंज बेसिकली जो आपका जीएसटी का 2A का टैक्सेबल वैल्यू है। तो अगर आप बात करें टैक्सेबल वैल्यू इज इन जे कॉलम, तो जे कॉलम इज योर टैक्सेबल वैल्यू, जे कॉलम। एंड अगर हम बात करें ए कॉलम की, तो ए आपका क्राइटेरिया रेंज 1 है, क्राइटेरिया इज जीएसटी नंबर एंड दिस इज योर क्राइटेरिया। आप कहें तो मैं एक फॉर्मूला लगा के दिखाऊं आशीष जी? एक फॉर्मूला लगा के दिखाऊं सर? एक फॉर्मूला लगा के दिखाऊं सर इसमें? मतलब मैं ही जानना चाहता हूं कि बेसिकली आप को इसका मेथड समझ में आया, या मैं एक सेल में लगा के दिखाऊं, सेल में फॉर्मूला? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। फर्स्ट हमने सम रेंज उठा ली कि कौन सी रेंज का सम करना है हमें, जे वाले कॉलम का सम करना है। और हाँ सेकंड जी, आ गया हमारा क्राइटेरिया, ये हमने डॉलर लगा के इसको फ्रीज कर दिया जीएसटी नंबर को। और थर्ड आ गया BS 5818। अच्छा, यस। ये तो तो यही आपका वाला है। ये क्राइटेरिया हो गया। हाँ, ये क्राइटेरिया हो गया। ये तो हमने सेकंड में डाला जो $A सेमीकोलन $A लगा रखा है हमने। सर बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। मैं एक क्या करता हूँ, एक सेल हटा देता हूँ, मैं एक समिप लगा रहा हूँ। तो आपको सम करना है बेसिकली जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग। तो जीएसटी नंबर यहाँ पे हैं सारे आपके 2A के। अगर हम बात करें शीट 2A की, बिकॉज यहाँ पे 2A की हम शीट को लिंक कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3B को लिंक करेंगे, 3B के डेटा को। तो समिप सम रेंज, हम यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू को लिंक कर रहा हूँ, टैक्सेबल वैल्यू। अब मैं लॉक कर देता हूँ उसको, प्रेस F4 की। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा, क्राइटेरिया मेरा है जीएसटी नंबर, ये रहा मेरा क्राइटेरिया, कॉमा एंड क्राइटेरिया की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया मेरा ये रहा। सर सेम फॉर्मूला है बट अब मल्टीपल शीट्स का रेफरेंस आ गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप चेक करेंगे ये हमारी शीट बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? जब आप चेक करेंगे इन सबका टोटल, तो आप चेक करेंगे इन सबका टोटल आ रहा है 12,86,374। और मैंने यहाँ पे उस शीट का टोटल भी लगाया है ताकि मैं चेक कर लूँ। अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है 0, तो ये बेसिकली हमारी सारी एंट्रीज का टोटल यहाँ पे लेके आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला लगाया है आपकी परचेज की शीट में।
तो आपकी परचेज की शीट जब बात करेंगे, परचेज की शीट में मैंने जीएसटी नंबर से सम इफ लगाया है सेम, ये रही आपकी टैक्सेबल वैल्यू और ये रहा आपका जीएसटी नंबर। अगेन आई हैव यूज द सेम ट्रिक और यहाँ पे आपका सेम रेफरेंस आ गया और मैं ये चेक कर सकता हूँ यहाँ पे 0 आ गया। आपको इस शीट को चेक करना है। फॉर एग्जांपल कभी कभार होता क्या है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होते हैं या किसी वेंडर में जीएसटी नंबर गलत होता है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे गलत के आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जब यूनिट जीएसटी किया होगा तो वो गलत वाला ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी में एनए लिख दूंगा, यहाँ पे मैं किसी में लिख देता हूँ एनए, जैसे ही मैं नीचे एनए करूंगा चेक कर सकते हैं तो एनए के आगे वैल्यू आ गई, बट 2A में वो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 2A में कभी भी जीएसटी नंबर गलत नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जीएसटी 2A आ गई और 3B आ गई, यहाँ पे आप 3B की वैल्यू इंडिविजुअल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3B पोर्टल पे आ रहा है 40,000 टोटल, अगर हम बात करें, आजकल कंपैरिजन शीट भी देता है वो जीएसटी वाला, और यहाँ पे आ रहा है 12,419, 12,419, तो आप चेक करेंगे कि मेरी परचेज शीट में थोड़ा डिफरेंस है। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊंगा, जो जीएसटी का टोटल आ रहा होगा 3B का, वहां से वैल्यू उठाऊंगा, तो मुझे 1 मिनट में पता लग जाएगा कि मेरी सॉरी, तो मुझे पता लग जाएगा पूरा कि मेरा इस शीट के अंदर 3,000 रुपये का गैप है टोटल बेस। तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन हम 2A पे मूव करेंगे। पहले हमेशा परचेज को वेरीफाई करना है, तब हम 2A पे मूव कर पाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या रहता है, अब हमारे पास रहता है डेटा का एक्सट्रैक्शन। अब जैसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने ICS को अलग अलग ले लिया है, यहाँ पे भी IGST, CGST, HGST को अलग ले लिया है। यहाँ पे जो मैंने टोटल किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ टैक्स का टोटल किया है, मैंने टैक्सेबल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि हमारा परचेज में टैक्सेबल वैल्यू का रेलेवेंस नहीं होता, हम 3B में भी नहीं डालते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इनवॉइस की, तो इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट हम जब बात कर रहे हैं टैक्स की मैचिंग की, तो टैक्स की मैचिंग में हमें टैक्स का टोटल ही चेक करना है। तो बात करेंगे जब यहाँ पे डिफरेंस आया, आप देख सकते हैं पहली पार्टी, फॉर एग्जांपल पहली पार्टी में आपका ये आ गया, पहली पार्टी में आपका 2A में जो आ रहा है अमाउंट वो आ रहा है 860, टोटल की बात कर रहा हूँ। इस पार्टी में अगर 4 इनवॉइस होंगे तो टोटल आ रहा है 860 रुपए, CGST में टोटल आ रहा है 77 रुपए और HGST में टोटल आ रहा है 77 रुपए। बट हमारी परचेज के अंदर क्या डाला हुआ है, हमारी परचेज के अंदर आप चेक कर सकते हैं कंपैरेटिव में, यहाँ पे आपका आ रहा है अमाउंट 902 रुपए, IGST में 8 रुपए और आप चेक कर सकते हैं 77 रुपए, 77 रुपए। जब यहाँ पे फिगर आएगी ब्लैंक, सॉरी ब्लैक, इट मीन्स आपका जो अमाउंट एक्सेस है वो 3B में एक्सेस है। अब ये ब्लैक और रेड करते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्सेल का भी रेलेवेंस है, तो मैं इसको ब्लैक और रेड करके दिखाता हूँ कैसे हमने ये ब्लैक एंड रेड किया। अगर मैं इन दोनों टेक्स्ट में से इसमें से ये लेस कर दूं तो मुझे पता है कि 8 रुपए का गैप है। अभी मेरी फॉर्मेटिंग लगी हुई है यहाँ पे, मैं इसको फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। आपका जनरल डिफरेंस इस तरह से आता है, माइनस की फिगर आपकी इस तरह से आती है और पॉजिटिव की फिगर आपकी इस तरह से आती है। बट अगर हमें आपको ब्लैक और रेड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा फॉर्मेट सेल और यहाँ पे आ रहा है कस्टम के अंदर, जैसे हमने फॉर्मेट किया तो कस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हमें कस्टम के अंदर करना क्या है, यहाँ पे जैसे आपको कॉलम दिख रहा है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के आगे आपने रेड लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट में रेड। अब ये बेसिकली डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए और ये टेक्स्ट के लिए और ये जीरो के लिए। तो हमने नेगेटिव नंबर्स के आगे रेड लिख दिया है, तो जैसे ही हम करेंगे तो नेगेटिव नंबर सारे रेड में आ जाएंगे।
अब नेगेटिव नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? सॉरी, नेगेटिव नंबर डिनोट कर रहे हैं कि आपका अमाउंट 2A में एक्सेस है। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका 2A में अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 9,351 रुपये, और 3B में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,393 रुपये। तो 2A में एक्सेस आ रहा है, बट जिसमें डिफरेंस नहीं आ रहा उसमें हमारे लिए टोटल बेस पे कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें 3B और 2A एग्जैक्ट मैच कर रही है। अब हम करेंगे क्या, इसको क्रंच करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर सारे सही हो ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि कस्टमर कभी कभार सॉफ्टवेयर में जब एंटर करते हैं तो हमारे जीएसटी नंबर भी गलत एंटर कर देते हैं। तो उसको, उस टेक्निक को हैंडल करने के लिए हमने आगे 2-3 चेक लगाए। पहले चेक लगाया एबीएस। एबीएस क्या करता है? एबीएस आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे या पॉजिटिव नंबर्स होंगे सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने एबीएस लगाया, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, नंबर्स, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे या पॉजिटिव नंबर्स थे आपके सब पॉजिटिव नंबर हो गए। अब मुझे इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये वाला नंबर देखिए 4958 एंड 4958 नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि एक जगह मेरा जीएसटी नंबर है ये वाला, और एक जगह जीएसटी नंबर है ये वाला NA 4958, यहाँ पे फिगर आ रही है रेड में और यहाँ पे फिगर आ रही है ब्लैक में। तो आप चेक कर सकते हैं, यानी कि ये जो NA की पार्टी है ना वो अल्टीमेटली इसकी पार्टी है। अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो पीछे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं नाम से। तो ये आपको इस कलर से बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं चेक लगाने के लिए, आप पेन चेक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पार्टी ने आपको, अगर मैं पेन चेक की बात करूं, मैंने मेड फंक्शन लगा के सारे जीएसटी के पेन एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो आपको जैसे ही पेन नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये वाला पेन और ये वाला पेन आपका सेम है। अब चेक कर सकते हैं इस पेन में 1714 रुपये और 8 रुपये, तो कोई मैच नहीं बन रहा है। और अगर हम बात करें सेम पेन की तो यहाँ पे आपका 8 रुपये का गैप यहाँ पे आ रहा है और 8 रुपये का गैप यहाँ पे आ रहा है। तो इस पार्टी में हुआ क्या है, इस पार्टी के अंदर अगर हम बात करें 2A की तो 27 नंबर स्टेट में हमने जीएसटी नंबर जो उसने इनपुट दिया है वो दिया है 27 नंबर में, और हमने इनपुट लिया है 7 नंबर। इस शीट से आप चेक करेंगे तो 70% आपकी 2A वैसी सॉल्व हो जाती है, 30% आपको मैनुअल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इससे आप, मैंने जनरली 10,000 रोज भी इससे डील की हैं ऐसी एक्सरसाइज से। थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होगी बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले का रेफरेंस ज़्यादा है। आशीष जी कुछ क्वेश्चन इसमें? कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, रजत शाह जी के। Here can we use unique formula instead of remove duplicates? हमने जहाँ डुप्लीकेट्स हटाए थे जीएसटी नंबर के, या वो 2A के भी डुप्लीकेट्स हटाए थे हमने, 2A की एंट्री जो एक बार टोटल सारे थे और कुछ आ रहे थे, तो कह रहे थे डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नजर आ जाएगा सर आपको। एक मिनट सर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ टेक को कहाँ दिखता है सर? सर यूनिक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा मेरा आधा घंटा सेशन उसी में चला जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मेल पे वो यूनिक फॉर्मूला दे दूंगा अलग से। मैं थोड़ा सा सिमिलर करने, मतलब सिंपल करने के लिए इसको मैंने मैनुअल एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगता है, मतलब 5-6 फॉर्मूलों जोड़ के एक फॉर्मूला लगता है, तब आपका यूनिक बनता है।
या तो आप पाइवट टेबल लगा सकते हैं, पाइवट टेबल इज प्योरली डायनामिक, यूनिक बनाने के लिए। अगर हम बात करें, ये सर एक हुई बात एक स्टेट की। अगर हम बात करें मल्टी स्टेट, मल्टी स्टेट की अगर हम बात करें तो मल्टी स्टेट के अंदर अब आप देखेंगे, मैंने पैन इंडिया पे निकाला है डेटा। मैंने यहाँ पे अभी 2 स्टेट लिए हैं। 2 स्टेट में गड़बड़ी आती क्या है या दिक्कत क्या आती है हमारे कस्टमर्स को, या जनरली सी प्रैक्टिस में क्या दिक्कत आती है? जनरली कस्टमर्स बिल्ड टू की जगह शिफ्ट टू वाले में इनपुट दे देते हैं, या शिफ्ट टू की जगह बिल्ड टू वाले में इनपुट दे देते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मतलब अगर हमें यूपी में इनपुट लेना था, कस्टमर ने इनपुट दे दिया दिल्ली में, या मुंबई में इनपुट लेना था, कस्टमर ने इनपुट दे दिया आपको महाराष्ट्र में। तो ऐसी दिक्कतें सर आती हैं। तो मैं इसके लिए भी सेम एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ आपको। ये वाली ट्रिक आपकी सेम एक्सरसाइज पे फिट बैठती है। अब इसको करेंगे कैसे? इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी डेवलप करी है हम लोगों ने, जिसका नाम है GGSTN, यानी कि ग्लोबल GSTN। तो करने के लिए हम अगेन 2A को कंपाइल करते हैं, अगेन F11, और मैंने यहाँ पे फिर लिंक डाल दिया है, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरी जितनी भी मल्टी स्टेट्स की होंगी 2A, वो सारी कंपाइल हो जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं, इट इज नॉट टेकिंग मोर देन 1 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मल्टी स्टेट की GSTN की जो रिपोर्ट है वो कंपाइल हो चुकी है। बट अब मुझे आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन सी एंट्रीज कौन सी स्टेट्स की हैं? तो उसके लिए हमें करने के लिए मैंने यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा फाइल का रेफरेंस भी दिया हुआ। जैसे ही आप चेक करेंगे फाइल का रेफरेंस, तो ये मेरा फाइल का नाम दिखा रहा है कि ये एंट्रीज किस फाइल के रेफरेंस से आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली फाइल खोलूं, तो चेक कर सकते हैं ये वाली सारी एंट्रीज आपकी इस फाइल से आई हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब एंट्रीज के ऊपर ये नाम आएगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो इन सब एंट्रीज के ऊपर ये स्पेसिफिकली नाम आ रहा है हमारा। अब GGSTN में ये वाला मेथड हेल्प करने वाला है। इसके लिए हम करेंगे क्या, अगेन हम एक काम करते हैं, सारे ब्लैंक्स हटा लेते हैं फिल्टर लगा के। पहले फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने के बाद मैंने सारे ब्लैंक्स हटा लिए। अगेन मैं सेम एक्सरसाइज कर रहा हूं, बट दिस इज मल्टी स्टेट रिपोर्ट। टोटल फिल्टर लगा लेते हैं। आप चेक करेंगे कि 2A की रिपोर्ट अगेन सेम आ गई। बट अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एंट्रीज कौन सी स्टेट की हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली एंट्री जो हैं ये 7 नंबर स्टेट की हैं, यानी कि दिल्ली की हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वाली एंट्रीज 9 नंबर स्टेट की हैं, यानी कि यूपी की हैं।
तो अब हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें बेसिकली GGSTN को बनाना पड़ेगा। जो हमने अभी 5-10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले फॉर्मूले सीखे, हमें अब यहाँ पे वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इन सबके आगे हमें GST नंबर डालने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे GST नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जैसे चेक करेंगे तो GST नंबर आपका 15 डिजिट का होता है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन को यूज कर लेता हूँ, कॉमा 15 पहला क्या था, टेक्स्ट एंड नंबर कैरेक्टर्स 15। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे मेरा फाइल के रेफरेंस से मैंने GST नंबर को निकाल लिया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और चेक करेंगे मेरा GST नंबर आ चुका है। बट मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सबके आगे GST नंबर डालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 07 पूरा करना पड़ेगा, 07 को नीचे तक पूरा करना पड़ेगा, ताकि मेरी हर एंट्री के आगे मेरा GST नंबर भी आ जाए। क्योंकि GST जब 2A निकलती है तो GST 2A में हमारा GST नंबर नहीं आता, पार्टी का GST नंबर आता है। तो मुझे मल्टी स्टेट को काम करने के लिए अपना GST नंबर डालना पड़ेगा। मल्टी स्टेट तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे फॉर्मूला हटा देता हूँ और पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ, वैल्यूज। अब जैसे चेक करेंगे तो या तो मेरे पास एक ट्रिक है, हम इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दें ऐसे। आपको अगर GST नंबर सारी एंट्रीज के आगे डालना है, अगर आप इस तरह की एंट्रीज को ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास बड़ी शीट है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इसके अंदर से ब्लैंक्स को खाली कर लेंगे। मतलब होता क्या है, जब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं ब्लैंक्स, आपने कोई फॉर्मूले को अगर यहाँ पे लगाया तो एक्सेल इसे ब्लैंक कंसीडर नहीं करता। एक्सेल इसे कुछ ना कुछ फॉर्मेट में कंसीडर करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ब्लैंक आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो एक्सेल वुड नॉट आइडेंटिफाई एनी ब्लैंक्स। आप चेक करेंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे सेल्स ब्लैंक्स हैं, बट एक्सेल की नज़रों में सिर्फ यही सेल्स ब्लैंक है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ फॉर्मूला हटाया है। अब चेक करेंगे ये एक्सेल ब्लैंक्स को कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको फिल्टर लगा के आप यहाँ से ब्लैंक्स को ब्लैंक कर देंगे। हम बेसिकली ये वाली एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हर एंट्री के आगे अपना GST नंबर डाल दें। मैंने यहाँ से डिलीट बटन दबा दिया है और अब चेक करेंगे जैसे ही, तो अब हर एंट्री के आगे मैं ब्लैंक डाल सकता हूँ। उसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप ऑफिस में ये ट्रिक जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हर एंट्री के आगे मुझे यहाँ पे GST नंबर कॉपी करना है। एक सिंपल मेथड तो ये, या तो आप मैनुअल कॉपी कर लें इस तरह से, या फिर आप इस डेटा को सिलेक्ट करें नीचे तक, कंट्रोल G प्रेस करें। जैसे ही आपने कंट्रोल G प्रेस किया, यहाँ पे आएगा गो टू, यहाँ पे करें स्पेशल और यहाँ पे प्रेस करें ब्लैंक्स। जैसे ही आपने ब्लैंक्स प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सेल सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेगा स्पेसिफिकली। नाउ करना क्या है, इक्वल प्रेस करना है, एक सेल ऊपर आना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, सबके आगे आपका GST नंबर आ जाएगा। अगर मल्टी स्टेट होगी तो मल्टी स्टेट के आगे भी आ जाएगा। तो अगर आपने 10,000 फाइल्स को निकाला है या मल्टी स्टेट फाइल को निकाला है तो सबके आगे आपका GST नंबर आ जाएगा। हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली अपनी GST नंबर भी चेक करना है कि हमारा कौन सी स्टेट में कौन सी एंट्री गई है। तो इसको कॉपी करके फॉर्मूला हटा लेते हैं। मैंने फॉर्मूला हटा दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें बनाना है GGSTN। जब भी हम पैन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारा GGSTN रेफरेंस बहुत काम आता है हमारे GST के 2A के लिए। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ से अपनी स्टेट को निकालना पड़ेगा, लेफ्ट कॉमा 2। मैंने अपनी स्टेट निकाल ली, यानी कि मेरा 7 नंबर स्टेट है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इससे, सॉरी, कॉन्कैटिनेट
जैसे मैंने कॉन्कैटिनेट किया तो यहाँ पे 07 मेरी स्टेट आ गई, यानी कि मैंने अपने 07 में इनपुट लिया है, दिल्ली में इनपुट लिया है, और उसने जो पैन नंबर डाला है, जीएसटी नंबर डाला है, वो भी दिल्ली का डाला है, यानी कि इसमें सी और एस ही होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा नंबर अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसमें काम करता हूँ, थोड़ा सा सेपरेशन डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक माइनस का साइन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है। ये है जीजीएसटीएन। बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाला है, अपनी स्टेट और उसका पार्टी का जीएसटी नंबर। अब इससे रेलेवेंस क्या समझ में आता है, अगर हम इस एंट्री की बात करें तो इस एंट्री में हमने जो इनपुट लिया है, हमने जो बेसिकली इनपुट लिया है वो लिया है 9 नंबर स्टेट में, और पार्टी का जीएसटी नंबर है 03 से, यानी कि पार्टी का पंजाब का जीएसटी नंबर है। इस एंट्री में आईजीएसटी आना चाहिए। तो ये है जीजीएसटीएन। अब हम मल्टी स्टेट को रिकंसाइल कर सकते हैं इस जीजीएसटीएन से। हम सिमिलरली सेम ट्रिक अपना लेते हैं परचेज के अंदर। परचेज के अंदर मैंने सेम ट्रिक लगा दी है ऑलरेडी, आप चेक करेंगे। मैं परचेज के अंदर दोबारा लगाता हूँ। तो परचेज के अंदर लगाने के लिए हमारा जीएसटी नंबर ये रहा, क्योंकि हम जब मल्टी स्टेट की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर अपने पास जीएसटी नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लेफ्ट (2), तो यहाँ पे आपका 07 आपकी स्टेट आ गई। अगेन मल्टी जीएसटी नंबर निकालने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, हमें सेम ट्रिक रखनी है। अगर आपने वहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया है तो अंडरस्कोर लाना है, अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है तो माइनस का साइन लाना है, ताकि आपका वो कंपाइल हो पाए और कंपैरिजन हो पाए। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ विद एंड माइनस साइन एंड दिस इज पार्टी जीएसटी नंबर, एंड यहाँ पे मैंने जीजीएसटी बना दिया है। अब इससे मेरे को बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि यूपी के अंदर इस पार्टी ने हमें दिल्ली में इनपुट, ये पार्टी दिल्ली की है और हमने इनपुट लिया है यूपी में। अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अगेन हम यूनिक करेंगे ट्रिक, सेम यूज करेंगे हम दोबारा से जो हमने पहले किया था, सेम मेथड से। यहाँ पे हमने नई नई शायद बनाया है। सेम ट्रिक यूज करेंगे अब हम, कॉपी पे स्पेशल वैल्यूज एंड सेम ट्रिक यहाँ पे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन सेम ट्रिक, डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे आपके जीजीएसटी जो बचे हैं वो बचे हैं 48। 48 में हमें करना क्या पड़ेगा, सेम हम करेंगे कंपैरिजन में कॉपी, हटा देते हैं पुरानी रिपोर्ट को एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट हट गया है। अब आप इस रिपोर्ट का रिजल्ट देखेंगे। इस रिपोर्ट में हमने कुछ गलती करी है, हमारा 2A का रेफरेंस नहीं आ रहा है। आप चेक करेंगे तो 2A का टोटल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ रिपोर्ट में गलती करी है। इसके आपको फॉर्मेट मैनुअल ठीक करने पड़ेंगे। अब सम रेंज इज अगेन सेम, कॉमा, एंड दिस इज क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, एंड दिस इज योर क्राइटेरिया। नाउ आप इस तरह से यहाँ पे पूरा ला सकते हैं। अगर मैं इसको जल्दी से लगा दूं तो KLMN,
IGST में है कॉलम नंबर या को फॉर्मूला आ चुका है। अब चेक कर सकते हैं आप, इस GST नंबर में आपका 860 रुपये आ रहा है और इनपुट आ रहा है 77 रुपये। इस तरह से आप मल्टीपल GST नंबर कॉपी करेंगे, इसको नीचे तक कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम फिल्टर लगाएं किसी भी पेन नंबर पे, मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ GGST इन हियर। आप जैसे ये पेन नंबर चेक करेंगे तो इस पेन नंबर पे आप देखेंगे इस पार्टी ने हमें जो इनपुट दिया है वो 7 नंबर, हमने बेसिकली इनपुट लिया है 7 नंबर स्टेट में इस पार्टी से पंजाब में, एंड 9 नंबर से पंजाब में इतना इनपुट लिया है, और इस पार्टी इतना इनपुट हमने लिया है और उस पार्टी ने 2 में हमें इतना इनपुट दिया है। और चेक करेंगे एक में ब्लैक आ रहा है, एक में रेड आ रहा है। इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ इनपुट 9 स्टेट का 7 नंबर स्टेट में ले लिया, यानी कि यूपी का इनपुट हमने दिल्ली में कुछ ना कुछ क्लेम किया। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ GGSTN। हम यहाँ पे बिल टू और शिफ्ट टू की मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आशीष जी सर कुछ समझ में आया या थोड़ा दोबारा समझाऊं? नहीं आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला हम रेगुलरली यूज भी करते हैं, इसलिए करते हैं आप? हाँ, ये GGSTN वाला, ये कॉन्सर्टनेट वाला भी और ये समिट वाला भी। समिट एस आपने नया सिखाया है आज, समिट बेसिकली सर इससे हमारा जो एडवांटेज मिलता है ना, इससे एडवांटेज ये मिलता है कि 09 इज ये अवर स्टेट एंड 07 इज अवर स्टेट। तो हमने यूपी में कुछ इनपुट लिया है, यूपी में हमने इनपुट लिया है 18,000 एंड दिल्ली में इनपुट लिया है 14,000, बल्कि पार्टी ने हमें इनपुट दिया है 2A में इतना एंड 9 नंबर स्टेट में इतना। तो हमारा बेसिकली हमारा डिफरेंस जो आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है। तो आप इसका थोड़ा सा रेलेवेंस यहाँ निकाल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पेन नंबर ला सकते हैं, तो आपका इस तरह से एक्सट्रैक्शन काफ़ी हो सकती है। अगर आपके पास 10,000 रोज हैं तो मोटा मोटी आपकी 3,000 रोज बचेंगी। 70% डेटा की एक्सट्रैक्शन इस रिपोर्ट से हो जाती है। तो इस तरह से हम पेन इंडिया पे रिको 2A पे कर सकते हैं और सिंगल स्टेट पे भी कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े सर, इतने पे किसी पार्टिसिपेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर आई डोंट थिंक अभी कोई क्वेश्चन है, मैं रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ चैट बॉक्स को। ठीक है सर, आगे चलते हैं। टैली की ऑटोमेशन चलते हैं। हाँ जी, ये शीट मैं आपको मेल कर दूंगा सर। हाँ सर, हम यूट्यूब वीडियो पे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसको डाउनलोड करने का। ठीक है, बाय यूजिंग सेम फंक्शंस हम टैली की भी ऑटोमेशन करेंगे। गिनती के 5-6 फंक्शंस हैं जो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, बट हम पता नहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कभी बैलेंस शीट और P&L को, क्योंकि बैलेंस शीट और P&L शेड्यूल 6 में ऐसी लगती है, बट अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस की, टैली से आपका ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके का निकलता है। आप ए से लेकर ई कॉलम को अगर आप देखेंगे तो आपको टैली से आपको जो ट्रायल बैलेंस निकलता है वो ए से लेकर ई कॉलम का निकलता है। इसके अंदर दिक्कत क्या होती है जब हम टैली से निकालते हैं, टैली के अंदर जब भी हम ट्रायल बैलेंस को एक्सेल में विड्रॉ करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे ग्रुप्स का भी टोटल आता है और सब ग्रुप्स का भी टोटल आ जाता है। अगर हम बात करें इन सब के टोटल को निकालने की तो ये टोटल कभी भी 0 नहीं होता। तो इस वजह से ये ऑटोमेशन डायरेक्टली नहीं हो पाती। तो हमें करना क्या पड़ता है, जब भी हम टैली या बीजी या किसी भी सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन कर रहे हैं, हमें करना क्या पड़ता है, हमें सबसे पहले
ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच इज ग्रुप एंड विच इज सब ग्रुप, ताकि हम एक ऑटोमेशन कर पाए। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अगर आप बात करें इसमें ग्रुप्स की, तो आप बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का टोटल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 10787,623। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो एंट्रीज का टोटल है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। इट मींस दीज टू आर सब ग्रुप्स एंड दीज टू आर ग्रुप्स। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स को, बट ये प्रोसेस भी मैनुअल नहीं करने की जरूरत है हमें। जब हम टैली की बात कर रहे हैं, टैली में हमें एक एडवांटेज देता है टैली। हम टैली में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, टैली के अंदर लिस्ट ऑफ अकाउंट खोलेंगे अगर हम, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट आपकी इस तरह से आती है, सारे ग्रुप्स आते हैं और उन सबके अंदर आपके सारे लेजर्स आते हैं। मैंने यहाँ पे लेजर्स के नाम थोड़े से डिलीट कर दिए हैं ताकि हम थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर लें। एक कैश इन हैंड का मैंने बस लेजर छोड़ा है, एक्चुअली किसी पार्टी का है, और मैंने यहाँ पे उस पार्टी का नाम और क्लाइंट का नाम हटा दिया है ताकि आप सिंपल आप फॉर्मेट देख पाएं कि टैली से किस तरह से निकल सकता है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप की लिस्ट। जब हम आप सब ग्रुप्स और ग्रुप्स की लिस्ट आप टैली से निकाल लेंगे तो होगा क्या सर, तो आप यहाँ पे वीलुकअप मार सकते हैं इजीली। जैसे ही आप वीलुकअप मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि विच इज ग्रुप एंड विच इज सब ग्रुप। आप यहाँ पे टैली से ग्रुप्स एंड सब ग्रुप की लिस्ट निकाल के अब यहाँ सबके आपके दिमाग डाल लीजिए ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो अब जैसे ही आप दिमाग डालेंगे तो आपको ये वाला कॉलम इजीली मिल जाएगा। अब इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगी, एक्चुअली जब भी हमें कोई बैलेंस शीट बनानी है तो हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए। तो अब चेक करेंगे, अगर मैं नेट की बात करूंगा, तो मेरा नेट का आप चेक करेंगे टोटल जीरो आ रहा है, बट अगर हम टैली से निकालेंगे तो टैली से वो जीरो कर तो देगा बट वो डबल कर देगा। टैली के अंदर डेबिट और क्रेडिट को वो पॉजिटिव लेता है। जब भी हम एक्सेल में विड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच इज ग्रुप एंड विच इज सब ग्रुप्स। इस एक्टिविटी को करने के बाद अगर हमें ऑटोमेशन करना है शेड्यूल 6 से, हमें करना क्या होगा, हमें सारे क्रेडिट्स को या तो पॉजिटिव बना लें या नेगेटिव बना लें, क्योंकि जब भी हम टैली से किसी ट्रायल बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इफ फंक्शन। आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। अगर ये वाला सेल ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर यहाँ पे आना चाहिए जीरो, क्योंकि मुझे ग्रुप से मतलब नहीं है, मुझे बेसिकली मतलब है तो सब ग्रुप से। जैसे मैंने ग्रुप्स के अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया तो ग्रुप के अंदर उसने किया जीरो। अगर यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट के अंदर यहाँ पे वो लेगा नेगेटिव, और यहाँ पे अगर डेबिट आ रहा है तो डेबिट के अंदर वो फिगर लेगा पॉजिटिव। इसको हमें करने से एक फायदा होगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा जीरो आएगा, ताकि हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी। हम ये एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं, आज आपको ये रिपोर्ट बनाने में टाइम लग रहा है, बट जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सिंपल कॉपी करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस को और एक वीलुकअप मारेंगे तो आपकी बैलेंस शीट बनके रेडी हो जाएगी, बशर्ते कि आपने कोई मेजर हेड या माइनर हेड चेंज ना किया हो। मीन्स आपने कोई खर्चे का हेड या बैलेंस शीट का हेड आपने कोई चेंज ना किया हो तो आपकी बैलेंस शीट 5 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाएगी टैली से। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया तो ऑल क्रेडिट्स आर नेगेटिव एंड ऑल डेबिट्स आर पॉजिटिव। तो अब हम कर क्या रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस की जो रेलेवेंस है वो है बैलेंस शीट के लिए, और जो नेट की रेलेवेंस है यानी कि डेबिट माइनस क्रेडिट, इन सबकी रेलेवेंस है हमारे P&L के लिए। नाउ जैसे ही हमने नेट निकाल लिया और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, मैं बेसिकली यहाँ टैली का यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह का डेटा नहीं आता, मतलब मुझे या तो रफ डेटा बनाना पड़ता है और रफ डेटा इस तरह से निकलता नहीं है। ये मैंने काफी चेंजेस करने के बाद एक डेटा निकाला है, और जैसे आप चेक करेंगे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने हर आइटम के आगे एक हेड डाला है, वेदर इट बिलोंग्स टू बैलेंस शीट और इट बिलोंग्स टू P&L। तो मैंने यहाँ पे हेड कर दिया है BS मींस इट बिलोंग टू बैलेंस शीट। नाउ आप जैसे नीचे आएंगे
तो यहाँ पे सर आएगा P&L। जैसे ही आपने बैलेंस शीट और P&L एक्सेप्ट कर लिया, तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी आइटम बैलेंस शीट की है और कौन सी आइटम आपकी P&L की है। बट आपको ये जो रिमार्क है हर लाइन आइटम के आगे डालना है, वेदर इट इज ग्रुप, वेदर क्लोजिंग बैलेंस, नेट बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, आपको हर आइटम के आगे डालना है, ताकि आपका अगर फ्यूचर में अभी में किसी अकाउंट में जीरो बैलेंस है और कल को वहाँ बैलेंस आ गया तो वो बैलेंस भी ऑटोमेटिकली ले लेगा। नाउ आई नो दिस इज थोड़ा टिपिकल है ये वाला फॉर्मूला, बट हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे मेजर और माइनर हेड को करना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन हमने सम इफ और काउंट इफ को यूज किया है। यहाँ पे सम इफ को लाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व सरप्लस है हमारे टैली के अंदर, तो टैली में हमने रिजर्व सरप्लस में हमारे शेड्यूल 6 में जब आप देखेंगे शेड्यूल 3 में, तो आपका यहाँ पे रिजर्व सरप्लस आ रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है उसको, और माइनर हेड के अंदर मैंने यहाँ पे सारे नोट्स टू अकाउंट वाले हेड डाल दिए हैं ताकि मैं सम इफ लगा पाऊँ इजीली। आप देखेंगे मैंने एडिशन ड्यूरिंग द ईयर मैंने यहाँ पे सेल डाल दिया है, तो मैंने बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ हर चीज डाल दी। हाँ ये रहा सर, एट द बिगिनिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड एट द अकाउंटिंग बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मैंने यहाँ पे बिल्कुल सब हेड डाल दिया है। अब इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगी, जब हम यहाँ पे सम इफ लगाते हैं, अब हमें इसके बेस पे सम इफ लगाने हैं, अब हमें एडवांटेज क्या मिलेगी, हमें कभी भी डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम फिल्टर लगाते हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो जितने भी ट्रेड रिसीवेबल होंगे आपके सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हमने आगे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कितने ट्रेड रिसीवेबल लिए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कहाँ पे लिए हैं, अदर रिसीवेबल में लिए हैं या माइक्रो में लिए हैं या सब माइक्रो में लिए हैं, कहाँ लिए हैं आपने। तो ये आपको एडवांटेज मिलती है इस रिपोर्ट से। और आपको एडवांटेज एक ही भी मिलती है कि आपकी अगली बार जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपकी बैलेंस शीट 10 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाएगी। ये वन टाइम की एक्सरसाइज है और वन टाइम ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने अगेन नोट्स में अकाउंट में आके सम इफ का यूज किया है। यहाँ पे आप देखिए ऑल क्रेडिट्स के आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया है और डेबिट्स के आगे मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं लगाया है। मैंने ट्रायल बैलेंस सारी वैल्यू लिंक कर दी है अगेन सम इफ को यूज करके। मैंने यहाँ से वैल्यू लिंक कर दी है क्लोजिंग बैलेंसेस की, जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। और P&L के लिए मैंने नेट बैलेंस यूज किया है क्योंकि P&L का कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं बैलेंस शीट के नोट्स में सारी वैल्यू लिंक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल जीरो है, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये वाला बैलेंस शीट का टोटल जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप ओपनिंग लिंक करना चाहें तो आप ओपनिंग लिंक कर सकते हैं, बट आपको इसमें कैश फ्लो उसके ओपनिंग को आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने सारी वैल्यू आपकी नोट्स में बिल्कुल ट्रायल बैलेंस से लिंक करी है एक एक चीज। अब हम जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैनुअल पेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक वी लुकअप लगाने के बाद हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी और हमारा ट्रायल बैलेंस शीट बनके रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल तरीका है टैली से शेड्यूल 3 बनाने का। आशीष जी। हाँ जी सर। कुछ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस? आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट, अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। आई थिंक सब क्लियर अगर पार्टिसिपेंट्स को। एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको कुछ वीलुकअप के बारे में पूछना है, समिप्स के बारे में, काउंट डिप्स के बारे में। आई थिंक अभी कोई क्वेरीज है नहीं सर पार्टिसिपेंट्स की।
मैं यूट्यूब पे भी चेक कर लेता हूँ, यूट्यूब पे भी अभी कोई क्वेरीज नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। सर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। हाँ जी बताएं सर। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से एडवांस फंक्शंस की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेट्स की, जिसके जिसके अंदर हम मेन प्रॉब्लम करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी डेट्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेट आ रही है, आज की डेट मैंने डाली है। डेट की एक्सट्रैक्शन को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि होता क्या है, जब आप बात कर रहे हैं सिस्टम की डेट की, किसी किसी सिस्टम के अंदर आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी वाई 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 वाई, एंड किसी किसी सिस्टम के अंदर आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी वाई 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 वाई। जब हम कभी कभार एक्सेल में डीलिंग कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम डेट को एंटर करें किस फॉर्मेट में, हमारे लिए करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। अगर मैं बात करूं इस वाले फॉर्मेट की या इस वाले फॉर्मेट की, अब एक्सेल के लिए एक प्रॉब्लम है, एक्सेल इन दोनों डेट्स को डेट्स नहीं समझता। मींस होता क्या है, जब मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूं, तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं एक्सेल के अंदर वो सारे लेफ्ट में लाइज करते हैं। तो एक्सेल इसे डेट नहीं समझता, एक्सेल इसे टेक्स्ट समझता है, एंड एक्सेल इसे डेट समझता है क्योंकि ये आपका राइट साइड में लाई कर रहा है। अब हमें एडवांटेज क्या होगा जब हम करेक्ट डेट एंटर करेंगे सिस्टम में। सिस्टम में करेक्ट डेट का एंटर करने का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट को गलत एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो हम उस पर कभी भी एक्सट्रैक्शंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नंबर ऑफ डे की एक्सट्रैक्शन करने की, तो डे मैंने यहाँ पे आज आज 7 तारीख है तो 7वां दिन बाहर आ गया, फॉर एग्जांपल 31 एंड 31 ईयर। अगर हम बात कर रहे हैं इस वाली डेट की, तो एक्सेल यहाँ पे अब काम नहीं करेगा, एक्सेल यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। तो जब भी आप एंटर कर रहे हैं सिस्टम में डेट, आप अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा डायरेक्ट करें कि बिल्कुल सही सिस्टम में डेट एंटर करें। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे सिस्टम के लिए डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, वेदर दिस फॉर्मेट इज करेक्ट और वेदर दिस फॉर्मेट इज करेक्ट। इसके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी सिस्टम की डेट। अगर आप मेरे सिस्टम की डेट देख पा रहे हैं, राइट साइड में सबसे नीचे जो डेट आ रही है वो आ रही है 7 नवंबर 2020। आप चेक कर सकते हैं, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ DDMMYY फॉर्मेट। तो आपके सिस्टम के लिए जो करेक्ट फॉर्मेट है वो है DDMMYY फॉर्मेट। अगर आपके सिस्टम की डेट आ रही है इन द फॉर्मेट ऑफ MMDDYY फॉर्मेट, तो आप कभी भी एक्सेल में डेट ऐसे एंटर मत कीजिएगा, तो एक्सेल कभी भी उस डेट को कैलकुलेट नहीं करेगा। उसके लिए आपको हमेशा या तो आप कंट्रोल पैनल से आके अपने सिस्टम की डेट को फॉर्मेट चेंज कर लें, तब आप एंटर करें, अदरवाइज आप सारी डेट्स MMDDYY फॉर्मेट में एंटर करें। इसके लिए अब और एडवांटेज क्या हो सकती है, हम सपोज अगर मुझे निकालने हैं, कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, मैं इन डेट्स पे कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। मैंने 365 डेज ऐड कर दिए हैं, तो 365 डेज के बाद हमारी ये डेट्स आएगी, बट जब भी हम गलत डेट एंटर करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। हम दो डेट के बीच का डिफरेंस ईयर, मंथ और टाइम में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस डेट की एंड टुडे डेट की, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है डेज में, तो हम सिंपल कर सकते हैं। अगर आपने डेट कभी भी सही एंटर करी है, तो आप सिंपल इन दोनों डेट्स को लेस करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बट अगर आपने डेट गलत एंटर करी है, अगर आपको पता ही नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आंसर सही आ रहा है, बट इट इज रॉन्ग। तो बेसिकली आप यहाँ कंसर्न ये आता है कि डेट को एंटर करने के लिए हमेशा आपको सिस्टम की डेट का फॉर्मेट दिखना पड़ता है।
अब अगर हमें दो डेट्स के बीच का डिफरेंस नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो आप सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों की डेट्स का डिफरेंस मंथ में निकालना है तो हमारे पास मंथ में निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका भी है। हमारे पास एक फंक्शन आता है एक्सेल के अंदर डेटेड इफ। आप चेक करेंगे डेटेड इफ यहाँ पे शो नहीं होता। तो डेटेड इफ मिलता कहाँ पे है? डेटेड इफ जब भी हम यूज करते हैं डेटेड इफ, तो जैसे ही मैं डेटेड इफ पूरा लिखता हूँ और ओपन पैरेंथेसिस करता हूँ तो यहाँ पे डेटेड इफ शो होता है। दिस इज हिडन फॉर्मूला इन एक्सेल। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डेटेड इफ के आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स को रटना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट्स रटने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स के होते हैं डेटेड इफ के अर्लियर डेट, कॉमा न्यू डेट, कॉमा आपको डिफरेंस चाहिए किस में, ईयर्स में चाहिए, मंथ में चाहिए, या नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स डेज में चाहिए, या नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर डेज में चाहिए। तो ये आपके डेटेड इफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ कि ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड डेज और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स का क्या क्या रिलेवेंस है। तो अगर मैं बात करूँ डेटेड इफ की, डेटेड इफ तो स्मॉल डेट, अर्लियर डेट, कॉमा न्यू डेट, एंड अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ मंथ्स में सो डिफरेंस आएगा मंथ्स में, बट ये हमेशा डेसिमल्स को इग्नोर कर देता है। So there is 349 months between these two dates. यहाँ पे थोड़ा सा गैप ये आएगा कि अगर हम बात करें इस वाले मंथ की तो 4 नवंबर के बाद जो 3 दिन है उसमें इसने डेसिमल्स को इग्नोर कर दिया है। अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर भी निकाल सकते हैं आप। डेटेड इफ स्मॉल डेट, कॉमा ईयर्स, 29 ईयर्स हैं, बट अगेन इग्नोर कर दिया है इसने आपके डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को आप इग्नोर, अगर आपको डेसिमल्स निकालना है तो क्या करें, उल्टा कैलकुलेशन कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें ऐड करना है नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, तो मेरा जो ईयर कंप्लीट होगा वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप इसके डेसिमल्स निकाल सकते हैं। सॉरी 34 डेज, 29 ईयर्स एंड 34 डेज। तो आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी डेसिमल्स के लिए यहाँ पे। अगर आप नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ निकालना चाहें, नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3। वाई इट इज शोइंग 3? यहाँ पे जो आपके जो बीच का गैप था आप चेक करेंगे, जैसे ही मेरा मंथ कंप्लीट हुआ, मेरा जो मंथ कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद 3 दिन है, इस डेट से इस डेट तक मेरे पूरे ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट जब मैंने बात करी है नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ्स इग्नोर करने की, तो नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ्स इग्नोर हो गए हैं और आफ्टर डेज निकले हैं ओनली। तो इन दोनों के बीच के डेज ओनली 3 है, तो यहाँ पे इसने 3 शो किया, इसके और इसके बीच का गैप 3 शो किया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाल लें मंथ में भी, तो देर आर 349 मंथ्स एंड 3 डेज। इस तरह से अगर आप निकालना चाहें नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, आप इग्नोर करना चाहें, सो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स मैंने इग्नोर कर दिए हैं। तो देर आर 34 डेज विच वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट 2 मिनट अगो। तो आप इस तरह से भी डेटेड इफ का यूज कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स भी इग्नोर कर सकता है, नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ भी इग्नोर कर सकता है, और
अगर आप करना चाहें MY, सॉरी, तो यहाँ पे आप आपका नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इग्नोर कर दिए हैं, ओनली नंबर ऑफ कंप्लीट मंथ निकाले हैं इसने, तो देर इज 1 month ओनली बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो ये है डेटेटिव। अगर आप बात करना चाहें डेट की एक्सट्रैक्शन की, आप डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं, इसको मैं राइट क्लिक करूं और कस्टम फॉर्मेट पे आऊं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेट्स हैं, बट कभी कभार हमारे पास ऐसा फॉर्मेट नहीं होता जो हमें चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, मुझे फॉर्मेट बेसिकली भी चाहिए ये वाला। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है। एनी अल्टरनेट आशीष जी? तो यहाँ पे सिंपल इस फॉर्मेट को लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट की हेल्प ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे आप DD MM YYYY, तो आपकी सारी डेट्स इस फॉर्मेट में आ गई। अगर आपको डेज को शो करना है तो आप, अगर आप सिंपल डेज चाहते हैं तो आपके सिंपल डेज आएंगे। अब मैंने सिंपल DD लिखा है, अब मैंने डेट एंटर करी है पूरी की पूरी, एंड इट इज ओनली शोइंग डेज। अगर आपको नंबर ऑफ डे की जगह नाम चाहिए तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, मैंने अभी एंटर किए हैं 2D, आप एंटर कर सकते हैं 3D। नाउ what is going to happen, 3D, and you can see Friday it is showing, and click OK, and you can see Friday, Saturday and Sunday. Again Control 1, अगर मैं 4 टाइम D डाल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा नाम आता है फ्राइडे। डेट अगर आपने बिल्कुल सही एंटर करी है तो आप इस तरह की कस्टम फॉर्मेटिंग का भी इंपॉर्टेंस ले सकते हैं। डेट आप चेक करेंगे, मैं कोई भी डेट एंटर कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट एंटर करूँ सैटरडे, अगर मैं 18 की डेट एंटर करूँ वेडनेसडे, इंस्टेड ऑफ डे आप मंथ भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेट सेल, अगर मैं MM एंटर करूंगा, अगेन ओनली नंबर दिखाएगा। अगर मैं 3M एंटर करूंगा तो मंथ का नाम दिखाएगा, और अगर मैं 4M एंटर करूंगा तो मंथ का पूरा नाम दिखाएगा। Here it is. आप ईयर के साथ भी कर सकते हैं, बट ईयर के साथ ओनली देयर इज 2 ऑप्शन, YY एंड YYYY, देयर इज नो ऑप्शन फॉर 3Y। सो दिस इज द डेट रेलेवेंस। एंड अगर आप इस डेट को भी करेक्ट करना चाहें तो आप करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी डेट की एक्सट्रैक्शन इस तरह से आपकी हेल्प करती है। आपको ये बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है इस तरह की एक्सट्रैक्शन, और डेट की रेलेवेंस आपको इस तरह से ही हेल्प कर सकती है। डेट के अंदर 2 चीजें और आती हैं, अगर आप इनवॉइस का ट्रैकर बना रहे हैं और ऑटोमेटिक ट्रैकर बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं टुडे फंक्शन। अब टुडे फंक्शन करता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आज को एक शीट बनाई, मैंने एक डेट डाली, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, मैंने 34 डेज का इंटरेस्ट निकालना है 5000 रुपीज पे। ₹46। बट अगर मैं इसको दोबारा कल कैलकुलेट करूंगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये डेट को मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। आप इस डेट को भी ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ लिंक कर सकते हैं, इस वाली डेट को इस वाली डेट के साथ ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टुडे फंक्शन। जैसे ही आपने यहाँ टुडे एंटर किया, अब आप ये फाइल कल खोलेंगे ना, तो यहाँ पे अब 7 तारीख की जगह 8 तारीख होगी। तो
तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। आप इससे इनवर्स ट्रैकर बना सकते हैं, आप इससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये आपकी डेट की रेलेवेंस है। एनी क्वेश्चन सर इन डेट टॉपिक? आप शायद म्यूट पे हो सर। आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज। हाँ जी सर। यूट्यूब पे क्वेरी है हाँ जी। शैलेंद्र कुमार मौर्य जी की, हाँ जी। 12 टूए को एक टूए में कैसे मर्ज करें, एक बार फिर से रिपीट करें। दोबारा बोले सर। 12 टूए जो जीएसटी टूए हम 12 अलग अलग डाउनलोड करते हैं, हाँ जी। उन सिंगल टूए में कैसे मर्ज करें। ओके, मैं सिंपल दिखाया था, दोबारा दिखाया था एक बार। कुछ नहीं करना सर, आप ये वाली फाइल खोलेंगे। मैं बाकी सारी फाइलें हटा देता हूँ। जबकि सर फाइल थी 2A की, जो मैंने अभी डेटा इसमें डाला था, मैं इसको हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ वापस। तो ये मेरी फाइल थी। मैंने क्या किया है, Alt F11 प्रेस किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल डायरेक्टरी का रेफरेंस डाला है। Alt F11 प्रेस करने के बाद जहाँ भी मेरी 2A सारी पड़ी हैं, या जिस भी फोल्डर में मेरी सारी 2A एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने उस फोल्डर को रेफरेंस कॉपी किया। इस स्लैश से पहले मैंने सारा का सारा वो लिंक कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, अब मुझे उस शीट का भी रेफरेंस देना है कि मुझे B2B कॉपी करना है या मुझे CDNR कॉपी करना है। ये मुझे नाम कहाँ से मिले, ये मुझे बेसिकली अब फाइल चेक करेंगे अगर आप कोई सी भी, तो ये सारे फाइल हमें GST का पोर्टल ही देता है। तो आप कोई सी फाइल को कंसोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल करेंगे और रन जैसे आप करेंगे तो ये आपकी 12 की 12 टूवे कंसोल कर देंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी मंथ की टूवे नील है या कौन से मंथ की टूवे में डेटा है, ये भी आपको पता लग जाएगा इस शीट से। ये सारी टूवे आपकी, यहाँ पे मैंने CDNR डाला था इस बार, तो CDNR का सारा डाटा मेरा मर्ज हुआ है। मेरा ओनली 2 मंथ में डेटा है 5 और 6, बाकी मेरा किसी मंथ में डेटा नहीं है CDNR का। सारा क्रेडिट नोट का डेटा इस बार आया है, आप देखिए। और इस बार B2B का डाटा नहीं लिया है मैंने, तो CDNR का ही डेटा आया है सारा। आई होप आई हैव सोल्व द क्वेरी। आई होप शैलेंद्र जी को क्लियर हो गया होगा। ओके। शैलेंद्र जी रिक्वेस्ट, अगर कुछ और इश्यूज इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, तो कंटिन्यू करें सर। हाँ जी। किसी और पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी हो? सर एक क्वेरी है चैट बॉक्स में तो की, पैन इंडिया टूर में अपना GST नंबर कैसे शो करें। अपना GST नंबर शो करने के लिए सर आप, बहुत इजी ट्रिक है। मैंने यहाँ पे स्टेट ही लिया था, आप पूरा GST नंबर ले लें। अगर मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, आप कॉन्कैटिनेट इंस्टेड ऑफ स्टेट रेफरेंस आप पूरा GST नंबर ले लें, बट उससे आपका ना एक्सरसाइज काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, कभी कभार GST नंबर कुछ गलती होती है तो आपको ट्रैक नहीं हो पाता।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पूरा जीएसटी नंबर ले लूँ, पिन कर दूँ, तो यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर और पार्टी के जीएसटी नंबर दोनों आते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप इसकी वैसे भी 2 वे कर सकते हैं। सर सॉल्व और नॉट? आई थिंक उनकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। फर्दर कोई इशू हो तो प्लीज बताएं। आगे मैसेज आया है सुनील का। सर वो कंसाइल करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस स्टेट का जीएसटी नंबर है? अगर हम पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पैन इंडिया के बाद हमें ये पता लगेगा, अगर आप इस रिपोर्ट को देख पा रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में मैं इस जीएसटी नंबर की बात करता हूँ। इस जीएसटी में बेसिकली 07 जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि मैंने किस स्टेट में इनपुट लिया है। मैंने इनपुट लिया है दिल्ली के अंदर, और पार्टी का जीएसटी नंबर है पंजाब। अब हो सकता है कि आपका ये जीएसटी अभी 2A में आ रहा है, आपका दिल्ली में पंजाब का रेफरेंस है, बट हो सकता है कि पार्टी ने आपको यूपी में दे दिया हो, सेम अमाउंट आपका यूपी में नीचे आ रहा हो। अब पैन नंबर चेक कर लेते हैं, एक बार किसी और पैन नंबर चेक कर लेते हैं, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अब जैसे ये स्टेट देखिए आप, इस स्टेट में आप चेक करेंगे तो हमने जीएसटी नंबर डाल दिया है 07, और जो 2A में इनपुट जो आ रहा है वो आप देखेंगे, 2A में इनपुट आ रहा है 076। हरियाणा में, हरियाणा की पार्टी है, बट हमने जो सिस्टम में इनपुट बुक कर लिया है एग्जैक्टली, हमने दिल्ली की जीएसटी नंबर पर उसका इनपुट बुक कर लिया है। सेम स्टेट में किया है, बट उस पार्टी का जीएसटी नंबर जब हमने सिस्टम में डाला तो पार्टी का जीएसटी नंबर गलत डाल दिया। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट शो कर रहे हैं वो बेसिकली अपना रेफरेंस शो कर रहे हैं कि हमने किस स्टेट में इनपुट लिया है। यहाँ पे एग्जैक्टली जो डेटा की प्रॉब्लम है ना, डेटा मतलब मैंने रॉ डेटा लिया है, तो आपका थोड़ा सा ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी फिगर्स मतलब बनाई गई हैं सर, कस्टमाइज हैं, रैंडम फिगर्स है सारी। ये जानना चाह रहे होंगे कि 09 कौन से स्टेट का कोड है या 23 किस स्टेट का कोड है, कि वो स्टेट लिखा हुआ है। सर ये रहा स्टेट। वो भी सर हो सकता है उसके लिए उसके लिए सर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको स्टेट भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट डालना चाहूँ, दैट इज क्वाइट इजी ऑल्सो। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम वही रेफरेंस की बात करें लेफ्ट और राइट फंक्शन की, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट यूज कर लेता हूँ, कॉमा चूज, और जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया तो मेरा स्टेट का रेफरेंस आ गया, और अब मैं यहाँ पे स्टेट की कोड की लिस्ट बना रखी है मैंने। तो 07 पे दिल्ली है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, वील का मारना है, स्टेट नहीं। आप देखेंगे स्टेट भी आ गई। पार्टी की स्टेट चाहिए, पार्टी की स्टेट भी आ जाएगी, सेम मिड और वेलुकअप से। कुछ और भी चाह रहे हैं सर मेरा एक क्वेरी था कि जो जीएसटी 2A में जो आपने कंसल्ट किया हुआ था, वहाँ पे साइड में आपने दिखाया था कि मतलब स्टेट वाइज जीएसटी नंबर। हाँ जी, ये वाली जो थी ना, हाँ ये वाली, ये कैसे आपने लाया हुआ था? मतलब आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि ये हमारे स्टेट में, हमने इस स्टेट में किया? सर एक्चुअली जब मैंने ये कोड लिखा, एक्चुअली ये मैक्रो का कोड मैंने खुद लिखा है, जब मैंने कोड लिखा मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम उठाया है। जब भी आप जीएसटी पोर्टल से कोई फाइल डाउनलोड मारते हैं, आप हमेशा उसमें चेक करिएगा
फाइल हमेशा उसी नाम से डाउनलोड होती है जिस स्टेट का वो जीएसटी है। तो अगर मेरी फाइल 7 स्टेट की है तो बेसिकली यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर जरूर आएगा। हमेशा फाइल आपकी जो आएगी इसी रेफरेंस से आती है, तो मैंने इसी फाइल का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया। जब तक सवाल हल होता रहता है, जब अटक गया ये एक बार दोबारा रेफरेंस कैसे डाला आपने देखा था कैसे? तब मैं आसन में ऐसा पढ़ने में सॉरी, ये रेफरेंस एक बार दिखा सकते हैं कैसे डाला आपने? मैं आपको वीबीए कोड दिखाऊं? ये आपने जो डाला हुआ आपने कोड, ये कैसे आपने? तो बेसिकली जो भी आपका फाइल का नाम है वो मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैंने F2 करके कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। वो बेसिकली मैंने डायरेक्टली ना करके मैंने वीबीए कोड के थ्रू किया। आप देखेंगे यहाँ पे माई शीट का नाम जो रेफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिया है, उसके बेस पे मेरा जीएसटी नंबर आ गया है। ये कोडिंग की वजह से आया है। ये कोडिंग कर दी गई कि फाइल का नाम उठा के यहाँ पे डाल दे। हाँ, फाइल के नाम से हमें जो एडवांटेज मिल रही है वो एडवांटेज ये मिल रही है कि अगर आपकी मल्टी स्टेट्स होंगी तो मल्टी स्टेट में आपका मल्टी जीएसटी नंबर आएगा। इसीलिए मैं आपको सारी फाइलें एक जगह डालने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हमें ये फाइल का ये हमें अलग अलग डालना पड़ेगा या एक डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले कैलकुलेट वो मतलब ऑटोमेटिक ले लेगा? बाकी पार्टिसिपेंट अगर म्यूट कर दे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमें सब सारी फाइलें एक ही जगह एक ही फोल्डर में डालनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारा एक ही रिपोर्ट निकल के जनरेट होगी। अगर आप सपोज 22 स्टेट हैं और 12 महीने हैं तो अकॉर्डिंगली आप सारी स्टेट का एक ही फोल्डर में डेटा डाल दो तो आपका ऑटोमेटिकली सारा स्टेट का नाम आ जाएगा। ये एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं और ये यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। इसमें इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन सर? कोई और पार्टिसिपेंट की कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। ये सर आप कंपैरिजन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम में पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं। आप पाइवट टेबल लगा लें इसके बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं पाइवट टेबल लगा देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं। आप देखेंगे इस तरह से आ गया और आप पाइवट टेबल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको समय यूज नहीं करना है, समय को रिप्लेस करके आप पाइवट टेबल भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी 2A रेडी हो गई और इस तरह से आप अगेन परचेज पे पाइवट टेबल लगाएंगे तो परचेज रेडी हो जाएगी ना। आप आपकी जैसी भी एनालिसिस करनी है वैसी एनालिसिस कर लें। अगर आपको पैन इंडिया पे चेक करना है तो आप पैन इंडिया के बेस पे पाइवट लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट के बेस पे आप पैन इंडिया पे पाइवट लगा लें। तो अगर मैं पैन इंडिया में चेक करना चाहूँ ये पैन नंबर आ गए और ये आपका डिफरेंस आ गया। अब चेक कर रहे हैं पैन इंडिया को चल रहा है अब। तो इस ओनली आपके सिर्फ और सिर्फ इन पेन में फर्क है, बाकी आपको पेन चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप पैन इंडिया पे चल रहे हैं। बट पैन इंडिया में आपका एक दिक्कत आएगी कि मल्टी स्टेट में इनपुट हो सकता है। अगर आपका यूपी का इनपुट दिल्ली में हो सकता है या दिल्ली का इनपुट यूपी में हो सकता है, ये आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको वर्सेस फाइल पे आना ही पड़ेगा। अदर क्वेश्चन सर? और कोई क्वेरी है नहीं सर? ठीक है कोई क्वेरी नहीं है सर, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने। बाकी अब कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
आई थिंक वी शुड फाइंड अप सर, बाकी पार्टिसिपेंट्स का ओके बाकी सर, पार्टिसिपेंट्स और क्वेरीज का वेट कर रहे होंगे, बट और क्वेरीज नहीं है अभी। ओके सर, तो परमिशन है सर आपकी वाइंडिंग अप के लिए। यस, तो थैंक यू वेरी मच सर इस वंडरफुल सेशन के लिए। स्पेशली जो आपने डेट्स वाला बताया उसमें तो हम हमेशा कंफ्यूज होते थे, टाइप करके देखते थे कि डीडीएमएम में समझ रहा है या एमएमडीडी में समझ रहा है, कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि सिस्टम की डेट से भी उसका कोई लिंक हो सकता है। अच्छा, वो एग्जैक्टली जो दिक्कत बहुत आती है सर वो 7 से आती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 7 यूज करेंगे जो आजकल पायलट सिस्टम में चल रहे हैं, तो उसमें हमेशा दिक्कत आती है, वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अच्छा, हम हमेशा टाइप करके देखते हैं कि ये किस तरीके से समझ रहे हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपने बता दिया, सिस्टम की डेट देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम कंटिन्यू कर लेंगे काम। ठीक है सर, दैट्स छोटी गुड। छोटी काफी चीजें ऐसी बहुत हेल्पफुल बताई हैं रूटीन वर्क में, हमें रूटीन प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो चीजें, और आई होप हमारे पार्टिसिपेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगेन थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है सर, एंड थैंक यू श्री मनोज कुमार पटावरी जी फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस इवेंट, एंड थैंक यू ऑल। मीटिंग एंड कर दूं सर।